चलिए ठीक। चलो पहले फ़ोन चालू होता है, ठीक है, किसी जैसे मीडियाटेक हो गया या क्वालकॉम हो गया, इस सब का एक बेसिक चीज़ देखते हैं। जैसे आजकल के जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, और रन कैसे होता है, मतलब वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सीपीयू का कंट्रोल कहाँ पे चालू होता है, कब चालू होगा, ये सब चीज़ों को एक बार पहले बेसिक देखते हैं, फिर क्वालकॉम का अलग, मीडियाटेक का अलग, ऐसे देखेंगे। देखो पुराने फ़ोन में मैं पहले भी बता चुका हूँ, पुराने फ़ोन में से बैटरी का प्लस माइनस और एक होता था BS है ना। उसके बाद यही लाइन सीधा हमारा पावर आईसी में, ठीक है, यही लाइन हमारे उसके अलावा जैसे नेटवर्क आईसी में, इस प्रकार से सीधा सभी फ़ोन में जाता था। 3G तक के भी बहुत सारे फ़ोन में यही चीज़ हुआ है। उसके अलावा जो भी आईसियाँ हैं और भी जिनको 4 वोल्टेज की ज़रूरत है तो सीधा बैटरी की लाइन से उसको दिया जाता था। जिनको 4 वोल्टेज से कम की ज़रूरत है उसको फिर पावर आईसी से दिया जाता था। जैसे वाईफाई आईसी है, ठीक है, तो वाईफाई आईसी है, ब्लूटूथ आईसी है, तो उसको लगभग 3 वोल्टेज चाहिए होता है मैक्सिमम, तो उसको पावर आईसी से दिया जाएगा। ये पुराने फ़ोन में होता था। नए फ़ोन में क्या हुआ, नए फ़ोन में इसमें थोड़ा सा बदलाव ये हुआ, एक प्लस, ठीक है, उसके बाद हमारा थर्मल, ये होता है आईडी यही BSI अपडेट हुआ है आईडी के नाम से। फिर एक हमारा माइनस, फिर बैटरी की लाइन का नाम है VBAT, यहाँ पर भी इसको भी VBAT ही बोलते हैं। ये VBAT लाइन जाएगा हमारे चार्जिंग ऐसी और DC to DC कन्वर्टर, ठीक है, DC to DC या फिर चार्जिंग ऐसी। इसमें इनपुट होगा, इसमें इनपुट होने के बाद ये बन जाएगा VPH, वोल्टेज सेम होगा, बैटरी में जितना चार्ज है, ठीक है, उसके हिसाब से होगा। सपोज कि अगर इसमें 4.02 वोल्ट है तो इसमें भी उतना ही होगा, 4.02 वोल्ट ही रहेगा VPH में भी, ठीक है। DC to DC क्यों बोलते हैं, इसमें DC इनपुट करके DC ही लेते हैं, इसलिए इसके इनपुट और इसके आउटपुट को अगर बजर रेंज में चेक करोगे तो बजर नहीं मिलेगा, लेकिन वोल्टेज सप्लाई होगे तो इनपुट करोगे तो आउटपुट होगा ही होगा, ठीक है। फिर ये VPH के नाम से लाइन आगे बढ़ेगा, फिर ये जाएगा हमारे फ़ोन के पावर आईसी में, PMIC में जाएगा। PMIC आजकल के पावर आईसी LDO बेस्ड पावर आईसी होते हैं, उसके अंदर LDO लगे होते हैं, ठीक है। इस वजह से इसमें एक बार नहीं कई बार इसमें जो है VPH के लाइन को इनपुट जो है वो दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग पावर आईसी में अलग अलग टाइम होगा, कोई में 8-10 बार, कोई में 15-20 बार, इस प्रकार से हो सकता है। फिर जिसको 2 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्टेज चाहिए, 1.5 वोल्टेज चाहिए, तो इस प्रकार से इसमें से वोल्टेज जो है अलग अलग निकलेगा। और जिनको ज़रूरत है, जैसे आपके वाईफाई आईसी को ज़रूरत है, ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें जाएगा। CPU को ज़रूरत है तो CPU के लिए वोल्टेज इसमें जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से वोल्टेज जो है इसमें जाएगा। और जिनको 4 वोल्टेज में चलना है तो उसको यहाँ से सप्लाई देंगे VPH से, जैसे आपका नेटवर्क सेक्शन, ठीक है, उसके अलावा आपका लाइट आईसी हो गया, इसके अलावा आपका ग्राफिक आईसी हो गया, ठीक है। तो इनको 4 वोल्टेज चाहिए होता है, इसलिए 4 वोल्टेज। नेटवर्क सेक्शन में 4 वोल्टेज के अलावा 1.8 भी आता है, तो 1.8 कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारे PM से। 1.8 वोल्टेज भी ज़रूरत पड़ती है और इसके अलावा 1.2 की भी ज़रूरत पड़ती है। लाइट आईसी को भी 1.8 भी चाहिए, तो 1.8 चाहिए तो वो आएगा हमारे पावर आईसी से, ठीक है। ऑन ऑफ बटन जो होगा वो हमारे ये जो DC to DC कन्वर्टर हो गया और पावर आईसी, ठीक है, ऑन ऑफ बटन दोनों में से कॉमन निकलेगा, ये बनेगा हमारा ऑन ऑफ, पावर ऑफ करने वाला, ठीक है। ये इस प्रकार से दोनों में होगा। इसमें क्यों होता है, मोबाइल को हमें रीस्टार्ट या हार्ड रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है,
तो DC to DC कन्वर्टर यहीं से इसी लाइन से हम क्या करते हैं, VBAT लाइन और VPH लाइन को आपस में ओपन कर देते हैं, जिससे कि फ़ोन हमारा बंद या तो रीस्टार्ट जो है वो होता है। ठीक है, यार है समझ में? ये बेसिक है, इतना सब में होगा ही होगा। उसके अलावा आजकल की जो भी चार्जिंग ऐसियाँ हैं वो एक और वोल्टेज जनरेट करती है, PG पावर गुड। ठीक है, ये वोल्टेज हम हमेशा किसको देते हैं, PM को। जो चार्जिंग ऐसी होगा या DC to DC कन्वर्टर होगा, वो एक ये लाइन तो जुड़ा ही होगा हमारा ऑन ऑफ वाली लाइन पावर ऐसी के साथ में, और उसके अलावा एक PG लाइन, ये इसका भी रोल होता है ऑन होने के लिए। इसमें लॉजिक लो भी होता है और लॉजिक हाई भी होता है। ठीक है, इसमें वोल्टेज रहेगा, पावर बटन है, सपोज कि आपके सामने कोई फ़ोन है जो स्विच ऑफ है, ऑन करने की कोशिश करोगे, मतलब कि आप पावर बटन प्रेस करोगे। ठीक है, यहाँ पे पावर बटन आपने ऐसा प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉजिक लो हुआ, मतलब कि इसमें हमेशा वोल्टेज होता है। अगर क्वालकॉम IC है तो इसमें आपका 1.5, 1.7, ठीक है, इस प्रकार से इसमें वोल्टेज होता है। मीडियाटेक होगा तो इसमें जितना VPH में होगा उतना ही वोल्टेज होगा। ठीक है, जितना आपके VPH में होगा, अगर ये मीडियाटेक है तो ये होगा, और क्वालकॉम है तो ये होगा। तो इसमें पहले से वोल्टेज रहेगा, फ़ोन स्विच ऑफ है लेकिन यहाँ पे वोल्टेज रहेगा, पावर बटन प्रेस किए मतलब लॉजिक लो हुआ। लॉजिक लो होने का मतलब है ये वोल्टेज हमारा क्या हुआ, 0 हुआ। अब ये वोल्टेज 0 हुआ तो उसके बाद यहाँ पर भी एक इस चार्जिंग ऐसी के द्वारा या DC to DC कन्वर्टर के द्वारा यहाँ पर भी एक सिग्नल बनेगा, मतलब या तो लॉजिक लो करके या तो लॉजिक हाई करके, मतलब या तो वोल्टेज रहेगा तो उसको 0 करेंगे, वोल्टेज 0 रहेगा तो उसको वोल्टेज देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पावर IC को एक ट्रिगर यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तब जाके पावर IC आगे जो है सेकेंडरी सप्लाई को जनरेट करती है, मतलब जो हमारे VIO, ठीक है, या VREG और जितने भी और LDO की सप्लाई हैं वो सबको जनरेट करती है, जिसके बाद CPU हमारा रन होता है। उसके बाद फिर फ़ोन में लोगो आएगा और फ़ोन फिर सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में चले जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, किसी भी फ़ोन में इतना तो चेक करना ही पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा चार्जिंग सेक्शन के दौरान मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि एक चार्जिंग IC को पर्सनली उसको चेक करना है। जैसे कोई डेड फ़ोन आया तो चार्जिंग IC को आपको डाउट है जैसे कि भाई मुझे चेक करना है, तो कैसे कैसे चेक करना है बता चुका हूँ। इसका बूट पावर वाला हो गया, बूट कैपेसिटर हो गया, VPH वाली लाइन हो गई, PG वाली लाइन हो गई। ठीक है, इस टाइप के वोल्टेज को आपको चेक करना पड़ेगा जिससे ये कन्फर्म होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना, इतना मैं बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो अब इस स्कीमेटिक से हम देखते हैं अलग अलग का, जैसे मीडियाटेक का किस टाइप से है और क्वालकॉम का किस टाइप से, उसको फिर आगे देखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है तो फिर थोड़ा सा डीप में चलेंगे। जैसे अलग अलग चार्जिंग ऐसी है तो उसमें पावर के लिए और कौन कौन सी लाइनें हैं या उनकी टाइमिंग देखेंगे, किस समय क्या होता है। ठीक, तो चलो फिर स्कीमेटिक में चलते हैं। मैं आप लोग को अभी बताया वो तो एक बेसिक चीज़ें बताया हूँ, लेकिन ICO के हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। देखो, सपोज अब आपके सामने कोई Redmi 5A आया या 5A टाइप का कोई फ़ोन आया। सबसे पहले तो जैसे बताया हूँ आप आई टेस्टिंग से तो पूरे बोर्ड को देखना ही है। पूरे बोर्ड देख लिए, ध्यान से देख लिए, कुछ भी अपने को डैमेज, वाटर डैमेज टाइप की चीज़ें, टूटा फूटा एक्सीडेंटल कुछ भी इस टाइप की दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन फ्रेश है, सपोज सेट हमारा फ्रेश है, तो चेक करने के लिए अब आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, पावर IC कौन सा लगा है, चार्जिंग IC कौन सा लगा है, CPU कौन सा लगा है। ठीक है, मतलब उसके पावर सेक्शन को देखना पड़ेगा, CPU सेक्शन को देखना पड़ेगा। तो पावर IC, चार्जिंग IC और CPU IC ये देख के अब आपको वहाँ पे जो बेसिक जो लाइनें अभी जो मैं बताया हूँ उस टाइप की चीज़ें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं इसको। जैसे अब हमारे सामने मान के चल रहे हैं कि हमारे सामने कोई Redmi 5A टाइप का सेट आया है जिसमें एक पावर IC लगा होगा, एक सिंपल सा चार्जिंग IC और DC to DC कन्वर्टर लगा होगा। 5B में हमने देखा ना BQ वाली चार्जिंग IC है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में
डीसी टू डीसी कन्वर्टर का और चार्जिंग आईसी का काम है, दो ही काम है उसका। एक तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर का काम करेगा, दूसरा चार्जिंग के दौरान चार्जिंग का काम करेगा, और पावर ऐसी फिर सभी को वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। ठीक है, और ये सीपीयू का नंबर है MSM 8937। ठीक है, तो इसमें देखो डेट सेट है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके चार्जिंग ऐसी को। तो स्टार्टिंग है ना, स्टार्ट से पढ़ेंगे, सीधा सीधा आगे पावर में नहीं जाएंगे, पहले हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर को देखेंगे। तो उसके लिए ये MID लिख लेते हैं, तो जल्दी हम चार्जिंग ऐसी में पहुंच जाते हैं। वी बस करोगे तो कॉपी पेस्ट करते हुए पहुंचना पड़ेगा। देखो ये चार्जिंग ऐसी हो गया। अब इस चार्जिंग ऐसी में अगर फ़ोन डेड है तो अब चार्जिंग सेक्शन को ना ध्यान देके अभी आपको इसके डीसी टू डीसी कन्वर्टर में नज़र मारना पड़ेगा। बस चार्जिंग की चीज़ों को छोड़ दो, चार्जिंग तब होगा जब फ़ोन आपका चालू होगा। ठीक है, तो चार्जिंग ऐसी में तो आए हो, लेकिन अब इसमें चार्जिंग की चीज़ों को आपको नहीं ध्यान देना है। ध्यान किसको देना है? डीसी टू डीसी कन्वर्टर वाले डिपार्टमेंट को, जो इसके अंदर एनालॉग सर्किट है उसी को देखना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर 1 और 24 नंबर में वोल्टेज दोगे तो वो किस में जाएगा? पहले MID में आएगा, MID के बाद स्विचिंग पिन में जाएगा। ठीक है, फिर VPH लाइन हो गया हमारे 15-16 हो गया, फिर 13-14। इतना में जाने से कुछ भी चीज़ें रोक नहीं सकता उसको, ये पूरा एनालॉग है। अगर चार्जिंग आप नहीं लगाए हो तो आपकी पूरी बैटरी का जितना भी वोल्टेज है वो इस रास्ते से इसके 13 और 14 में आएगा। 13-14 के बाद अगर ये IC का डीसी टू डीसी कन्वर्टर काम कर रहा होगा तो फ़ोन को बिना चालू किए या बिना चार्जिंग में लगाए 15 और 16 में VPH का वोल्टेज बनेगा। मतलब अब क्या होगा? बैटरी का वोल्टेज इस दिशा से जाएगा, 13-14 नंबर में जाएगा, इसके अंदर से घूम के 15-16 में जाएगा, 15-16 में जाने के बाद ये चले जाएगा हमारे VPH लाइन में। इतना पूरा एनालॉग है, इसमें किसी टाइप की कोई भी शर्त लागू नहीं है। ये IC अगर सही है तो 13-14 में इंटर करेगा वोल्टेज और 15-16 से निकलेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो कि भाई बैटरी लगा है लेकिन 15-16 में VPH नहीं बन रहा है तो उसके दो वजह हो सकते हैं, या तो हमारा VPH पूरी तरह फुल शॉट हो, या तो हमारा चार्जिंग ऐसी खराब हो। ठीक है, दो ही वजह होंगे और तीसरा वजह नहीं होगा। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में इतना? देखो अगर आपका फ़ोन डेड आया, ठीक है, आपका फ़ोन डेड है जैसे, तो फ़ोन में पहले बैटरी का वोल्टेज चेक करो। वोल्टेज सपोज कि 2 वोल्टेज भी है, अगर बैटरी में 2 ही वोल्टेज है तो ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरत से तो काफ़ी कम है, लेकिन अभी तो हमें वोल्टेज का फ्लो को चेक करना है। ठीक है, तो वोल्टेज भले ही 2 वोल्टेज हो आपकी बैटरी में, लेकिन वही 2 वोल्टेज आपके 13-14 में भी जाना चाहिए। 13-14 में आया है तो 15-16 में जाना चाहिए, बिना चार्जिंग लगाए या बिना पावर बटन दबाए। उसके लिए कोई नियम शर्त नहीं चाहिए। ये एनालॉग है, ये पिन जो है हमारे एनालॉग पिन है। तो 13-14 में वोल्टेज अगर 2 वोल्टेज है तो पूरा का पूरा 2 वोल्टेज किस में आना चाहिए? 15-16 में आना चाहिए। अगर 15-16 में ये वोल्टेज ना बने तो उसके 2 वजह होंगे, या तो हमारा VPH लाइन फुल शॉर्ट होगा, या तो चार्जिंग ऐसे जो है वो हमारा खराब होगा। ठीक है, आ रहा समझ में? अगर 15-16 को देखें तो ये हमारा VPH लाइन है, 13-14 को देखें तो हमारा VBAT लाइन है। ठीक है, दोनों अलग अलग लाइन है, बीच में क्या लगा हुआ है? IC लगा हुआ है। तो 15-16 की अगर लाइन फुल शॉर्ट है, मान लो ग्राउंड के साथ में फुल शॉर्ट है, तो उसकी चेकिंग आप 13-14 से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इस VPH लाइन में ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ऐसा होगा कि 15-16 में अगर फुल शॉर्ट है और VBAT लाइन में अगर आप DC मशीन से वोल्टेज देते हो तो ऑटो कंजप्शन वहाँ पे दिखाएगा, ऑटोमेटिक DC मशीन से वोल्टेज जो है वो लेगा, वो एम्पियर जो जितना भी खर्च करना होगा वो खर्च करेगा। ठीक है, फुल शॉर्ट की स्थिति में, लेकिन पूरा नहीं करेगा, कुछ ही करेगा, क्योंकि ये पिन अलग है और ये पिन अलग है, दोनों इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये VPH लाइन बन गया हमारा।
VPH में वोल्टेज जाएगा, ठीक है। बैटरी में 3.67 जो भी वोल्टेज है वो 13, 14 से 15, 16 से होते हुए VPH। अब VPH बनने के बाद ये किस में चले जाएगा, हमारे पावर में, ठीक है। अभी इस IC को आपको कंफर्म करना है तो उसके लिए आप चार्जिंग लगाओ। चार्जिंग लगाने के बाद आपका जो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाना चाहिए। अगर सपोज कि इसमें 3.6 है किसमें, बैटरी में, तो वो वोल्टेज 3.7 के करीब हो जाना चाहिए किसमें, VPH में, ठीक है। तो उसको क्लोज कर दो ना, क्लोज कर दो। हाँ। चार्ज नहीं किया, 20%, कितना, 20%। चलेगा। तो ठीक है, VPH बन गया, ये IC का DC कन्वर्टर चेक हो गया हमारा कि भाई ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इस IC को आपको चेक करना रहेगा, तो वही पुराना तरीका, चार्जिंग में लगाए, और चार्जिंग में लगाने के बाद यहाँ पे 8 वोल्टेज जो है वो चेक करेंगे। उसके अलावा PG लाइन को चेक करेंगे, चार्जिंग लगा के और चार्जिंग निकाल के, फिर ये IC हमारा कन्फर्म हो गया। चार्जिंग लगाने और निकालने के दौरान अगर यहाँ पे लॉजिक लो से लॉजिक हाई हो रहा है या लॉजिक हाई से लॉजिक लो हो रहा है, तो समझ जाओ कि आपको चार्जिंग IC पूरी तरह वर्किंग में है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके तरफ से पूरा ओके है, ठीक है। अब चार्जिंग IC तरफ आपको देखना ही नहीं है बंद की कंडीशन में। इस चार्जिंग IC में ना, इस चार्जिंग IC में मैं अभी सभी को नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी किसको बता रहा हूँ, पर्सनली BQ सीरीज के इस टाइप की चार्जिंग IC को पढ़ा रहा हूँ। इस टाइप का चार्जिंग IC है जिसमें ये PG का पिन हो, स्विचिंग हो, ठीक है, इस टाइप की जो पिन आउट हो, तो उस स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लियर आ रहा है समझ में। अब लाइन अब आपको आगे बढ़ना है। अब VPH लाइन में अगर पूरा वोल्टेज बन रहा है ना, पूरा वोल्टेज बन रहा है, तो सबसे पहले तो शॉर्टिंग तो है नहीं, तो इधर उधर आपको जाना भी नहीं है। अब आपको किस में जाना है, सीधा सीधा पावर IC में। अगर फ़ोन में मतलब ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है, मतलब ऑटोमेटिक रीडिंग नहीं ले रहा है, ठीक है, तो फ़ोन में तो शॉर्टिंग है नहीं, ठीक है। चाहो तो GR लेके आप इसका VPH का GR ले लो, VBAT का GR ले लो। VPH लाइन में DC मशीन से वोल्टेज दे के देख लो, VBAT लाइन में DC मशीन से वोल्टेज दे के देख लो। अगर पूरा ये चीज़ें ओके आ रहा है, किसी प्रकार का लीकेज नहीं मिल रहा है, हमें शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, ना फुल शॉर्टिंग नहीं हाफ शॉर्टिंग, तो अब आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर वोल्टेज भी बनेगा। अब वोल्टेज बन गया तो अब पावर IC तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि चालू होने के लिए नेटवर्क IC जवाबदार नहीं है, या कोई लाइट या कोई ग्राफिक IC जवाबदार नहीं है, उसके लिए हमारा पावर IC जवाबदार होगा। पहला स्टेप हमने देख लिया, जो VBAT लाइन में मतलब कि बैटरी का वोल्टेज हमने देख लिया। उसके बाद VPH हमने देख लिया, VPH भी बन रहा है। अब जब VPH बन रहा है तो फिर आपको सीधा पावर IC में जाना पड़ेगा, ठीक है। पावर IC में चलेंगे, हमने चार्जिंग IC को पूरा कंप्लीट चेक कर लिया। देखो यहाँ पे जो पावर IC है वो तो यहाँ पे 5-6 अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है ना। कितने पार्ट में है ये? एक पावर IC का ये वाला डिपार्टमेंट हो गया, एक दूसरा डिपार्टमेंट ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा डिपार्टमेंट हो गया उसका, अब ये छठा। तो अब इसमें अगर ये इसको देखें तो ये CDC है, मतलब हमारा साउंड वाला है ये, है ना। देखो ये साउंड वाला है, तो इसके अंतर्गत
जो कोई वोल्टेज अगर ना बने तो साउंड से रिलेटेड फॉल्ट आएगा। ठीक है, पावर आईसी के इन पिनों को हमें चेक नहीं करना है चालू होने के लिए, तो तब चेक करेंगे जब हमें साउंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तब चेक करेंगे। तो देखो पावर आईसी के किन चीज़ों को पहले चेक करना है आपको। पावर आईसी के सबसे पहले इनपुट सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। जिस अभी हम वीपीएस तक चेक कर लिए हैं, अब वीपीएस इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है इसको चेक करना है। ठीक है, वीपीएच हमारा इसमें बनता है कि नहीं बनता है, पावर आईसी तक पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे, उसको हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम चलेंगे हमारे बक कन्वर्टर डिपार्टमेंट में, ये एलडीओ डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये देखो ये वोल्टेज इन, ठीक है, और इधर आगे बक कन्वर्टर, ये डिपार्टमेंट को आपको देखना पड़ेगा। ये हमारा प्राइमरी है, जो इनपुट हो रहा है वो लाइन है। पावर आईसी में ये लाइन हमारा इनपुट साइलेंट कर दो जी, साइलेंट कर दो। क्या तो उनको उठा के जवाब दे दो या मैसेज दे दो, आप भी परेशान हो रहे हो, हम भी परेशान कर रहे हैं। या तो फ्लाइट मोड में डालो, कहानी खत्म। देखो उधर से वीपीएच बना, चार्जिंग ऐसे से बनने के बाद लाइन यहाँ पे आया, उसके बाद देखो ये इनपुट है, ये सभी हमारा इनपुट है। 39 नंबर के 77, 78, 79 ये सभी क्या है, इनपुट है। तो इसके अंदर जो भी बक कन्वर्टर लगे हुए हैं उसी में ये इनपुट होता है। सबसे पहले कोई भी पावर आईसी हो, आजकल की पावर आईसी कोई भी हो, उसके बक कन्वर्टर में पहले वीपीएच की लाइन जो है वो इनपुट होती है। बक कन्वर्टर के द्वारा ही पावर आईसी का जो वोल्टेज का जो ज़रूरतें हैं वो पूरा होता है। एक तो खुद पावर आईसी अपने लिए और वोल्टेज बनाती है, बक कन्वर्टर के माध्यम से ही बनाती है, और सीपीयू के लिए वोल्टेज बनाना है तो वो भी बक कन्वर्टर के माध्यम से ही बनता है। ठीक है, और एलडीओ को भी जनरेट करना है तो वो भी बक कन्वर्टर से ही जनरेट होगा। तो ये समझ लो कि पावर सेक्शन के अंदर पावर आईसी का प्राइमरी डिपार्टमेंट है, समझो। ठीक है, जो ये पहले होना चाहिए, उसके बाद ही फिर आप जो एलडीओ को चेक करोगे या और किसी लाइन को जो है वो चेक कर पाओ तो काम का है। इसमें देखो ये वीपीएच आया, वही वीपीएच हमारा ये इनपुट हुआ। देखो S1 लिखा हुआ है। ठीक है, S का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इसलिए S1 लिखा हुआ है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अभी आप थोड़ा समझने के लिए इस प्रकार से समझ सकते हो। ये डिपार्टमेंट हमारा ये पूरा अलग हो गया है। अब देखो ये वोल्टेज इन S1, ठीक है, उसी का ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, और ये उसके बाद स्विचिंग पिन है, स्विचिंग पिन यहाँ से आउट होगा, आगे बक कन्वर्टर वो बूस्ट कॉइल जो है लगा हुआ है, बक कॉइल जो है लगा हुआ है आगे। फिर यही उसका क्या है, फीडबैक है। तो इसमें भी S1 है, इसमें भी S1 है, इसमें भी S1 है। उसी प्रकार से इसमें भी देखो ये वोल्टेज इन इनटू, ठीक है, S2 लिखा हुआ है ना, ये S2, और उसके बाद ये ग्राउंड है, ये भी S2 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये स्विचिंग पिन है, स्विचिंग पिन में भी S2 लिखा हुआ है, ये भी हमारा S2 लिखा हुआ है, वोल्टेज फीडबैक। ये दूसरा आपका बक कन्वर्टर है, ये पहला बक कन्वर्टर हो गया इसलिए S1 लिखा हुआ है, ये दूसरा बक कन्वर्टर इसलिए S2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें कितने बक कन्वर्टर लगे हुए हैं तो देखो तो 6। ठीक है, S6 लिखा हुआ है, मतलब 6 बक कन्वर्टर इसमें हैं। और उसी वजह से इसमें देखो ये 6 बार वोल्टेज इन, तो 6 बार वीपीएच इसमें इनपुट हुआ है। तो सेट अगर बंद है तो 6 बार आपको वीपीएच में इनपुट, वीपीएच लाइन किस में इनपुट होना चाहिए, पावर आईसी। इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो फ़ोन ट्रिगर नहीं करेगा, फ़ोन मतलब कि बूट नहीं करेगा, चालू नहीं होगा फ़ोन। सपोज कि सब में वीपीएच आ ही रहा है और इधर आपका 167 या 179 जैसे पिन ये आपका ओपन हो गया तो भी फ़ोन आपका ऑन नहीं होगा। 5 बार तो दे ही रहे हैं, एक बार ना मिले तो क्या, ऐसा नहीं। आपका ये अगर S6 अगर काम नहीं किए तो भी फ़ोन चालू नहीं होगा। प्रॉपर 6 वोल्ट चाहिए। फिर 6वां नंबर का फिर बक कन्वर्टर का इनपुट गड़बड़ हो जाएगा ना, उसको इनपुट नहीं मिलेगा तो वो बक कन्वर्टर चालू नहीं होगा, और वो बक कन्वर्टर चालू नहीं होगा तो सीपीयू की कोर सप्लाई में फिर प्रॉब्लम आएगा, उसको रिक्वायरमेंट वोल्टेज नहीं मिलेगा।
ये वाला जो है हमारा, ये 6 नंबर का ये वाला अभी चालू नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, APC एप्लीकेशन प्रोसेसर, और C का मतलब कोर, CPU की कोर सप्लाई है। अब कोर बोलने का मतलब है CPU का जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए वो उसका हाथ की तरह है समझो, ठीक है। मतलब उसका हाथ जब तक काम नहीं करेगा तब तक सॉफ्टवेयर भी रन नहीं करेगा, ठीक है। तो कोर सप्लाई फ़ोन को चालू करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चार्ज है उसमें, मतलब चल रहा है। चल ठीक है, तो इनको तो नहीं बताना पड़ेगा ना, पहले भी तो उससे बता चुका हूँ मैं, ठीक है। इनका एक सीक्वेंस होता है, बक कन्वर्टर का, सारे बक कन्वर्टर का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, कि पहले कौन सा बनेगा, पहले S1 बनेगा कि S3 बनेगा कि S5 बनेगा, वो एक सीक्वेंस के हिसाब से होता है हर एक पावर IC का। जैसे यहाँ पे PM8937 है ये, ठीक है, देखो PM8937 है। तो इस PM8937 का कंपनी के द्वारा एक जो है डेटा शीट होता है, उसमें लिखा होता है कि इसका बूट सीक्वेंस क्या है। बूट सीक्वेंस मतलब फ़ोन के चालू होने का सीक्वेंस क्या है। तो ये IC का जैसा जैसा सीक्वेंस होगा कि हो सकता है सबसे पहले S3 चालू होता हो, उसके बाद हो सकता है S1 चालू होता हो, उसके बाद हो सकता है कि हमारा S4 चालू होता हो। ऐसा सभी का एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस के तहत ये जो है वो ट्रिगर होगा, ठीक है। अब इसका बूट सीक्वेंस तो नहीं है मेरे पास, कभी आएगा तो मैं उस चीज़ को ग्रुप में जो है अपडेट करवा दूँगा, आ जाए वहाँ पे। अब जैसे जो सीक्वेंस इनका होता है, सीक्वेंस के हिसाब से सारे वोल्टेज जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ये वोल्टेज। अच्छा, ये वोल्टेज कब बनेगा, दो समय में बनेगा, या तो पावर बटन दबाओगे तब बनेगा, या फिर चार्जिंग लगाओगे तब बनेगा, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी सप्लाई के नाम से इसको जानेंगे, किसको, बक कन्वर्टर को। बक कन्वर्टर में दो आपका LDO की लाइन होगा, दो एक हायर LDO होगा, ठीक है, एक लोअर LDO होगा। ये दोनों बक कन्वर्टर खुद के लिए बनाता है कौन, पावर IC, ठीक है। इसके बारे में वैसे बता ही चुका हूँ। जो हमारा लो LDO है और एक हमारा H LDO जो है, देखो इस तरह से है। वहाँ पे VPH ऐसे बार बार जो है वो इनपुट हुआ है, ठीक है। वोल्टेज इन S1, ठीक है, S2, S3, S4, S5 और S6, मतलब कि इसमें 6 बक कन्वर्टर रहेंगे। तो ये बक कन्वर्टर होगा। अगर ये CPU के लिए है तो CPU में जाएगा वो, ये CPU में जाएगा। यहीं से ये क्या होगा, फीडबैक के रूप में ये वापस आएगा। ये हमारा S1 SW स्विचिंग पिन है, ये फीडबैक है, तो FB S1 फीडबैक S1, ठीक है। आगे अब इन लाइनों में जो है कैपेसिटर रहेगा, इन लाइनों में कैपेसिटर रहेगा। ये पहला बक कन्वर्टर हो गया, ये दूसरा बक कन्वर्टर होगा। अगर CPU के लिए है तो ठीक है, ये हमारा फीडबैक लाइन हो गया। तो इस प्रकार से जो CPU के लिए है वो तो CPU के ऊपर निर्भर करता है कि कितने बार उसको, या उसके अंदर कितने कोर हैं। कोर अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग CPU में, किसी में 4, किसी में 8, किसी में 16। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उनका कोर है उस प्रकार से उसमें बक कन्वर्टर जो है इनपुट करेंगे। तो एग्जांपल के ले लिए अपन, 2 उसमें बक कन्वर्टर दे दिए, उसकी कोर सप्लाई के लिए ज़रूरत हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, क्वालकॉम IC में जितने भी अभी तक के पावर IC हैं वो सारे के सारे पावर IC एक H LDO और एक L LDO, मतलब हायर LDO और लोअर LDO के नाम से बक कॉइल लगा होगा इस प्रकार से, और वो उसका पूरा वोल्टेज खुद ही उपयोग में लेता है। एक होगा हमारा H LDO जो कि होगा 2.05 वोल्टेज का, और इसका सारा वोल्टेज इसी के अंदर ही इनपुट होता है,
इसके अंदर इनपुट होता है, फिर ये क्या करता है, इसमें जो वोल्टेज आया यहाँ पे 2.05 का जो वोल्टेज आया, इसी वोल्टेज के माध्यम से ये VREG के लाइन को जनरेट करता है। VREG जैसे 3.0, VREG 2.8, ठीक है, VREG 1.78, इस प्रकार से अलग अलग वोल्टेज को ये जनरेट करता है। फिर होता है एक हमारा लोअर LDO, तो इसका भी जो भी वोल्टेज होगा इसका भी उपयोग ये खुद ही करता है, 1.02 या फिर 1.03 वोल्टेज, ये होगा हमारा LDO मतलब लोअर LDO। इसको ये वापस पावर IC के अंदर इनपुट होगा, फिर इसका भी उपयोग ये LDO बनाने में करता है, जैसे 1.0, ठीक है, या 0.8 या 1.1 या फिर 1.2, ऐसे लो वोल्टेज के LDO को जनरेट करने में करेगा। तो पहले मैक्सिमम क्वालकॉम IC में क्या होता है, पहले हमारा ये दोनों ही स्टार्ट होता है, ठीक है, जो सीक्वेंस जो चालू होता है वो यहाँ से सीधा ना चालू होके वो यहाँ से चालू होता है। कहाँ से, हायर LDO और लोअर LDO से। तो पहले मैक्सिमम में क्या होता है हमारा, ये S1 मतलब ये पहले चालू होगा, कौन सा हमारा HLDO, उसके बाद LLDO चालू होगा, फिर इसके बाद इनके कोर सप्लाई जो है वो चालू होंगे, जैसे APC है, APC मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसर कोर सप्लाई, तो फिर ये चालू होगा, फिर ये तीसरा नंबर ये हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया, इस प्रकार से इनका सीक्वेंस जो है चालू होता है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकली अगर देखें तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि अगर आप फ़ोन में काम कर रहे हो तो उसमें चार्जिंग लगाओ, चार्जिंग लगाने के बाद बूस्ट कॉइल जितना भी जो पावर IC होगा कुछ इस प्रकार से होता है, ये हमारा PM, अब PM के बगल में ही इस प्रकार से ऐसा बूस्ट कॉइल उसको घेरे रहते हैं चारों तरफ से, है ना, और यहीं पर ऐसे कैपेसिटर सभी होते हैं, इस प्रकार से बड़े बड़े कैपेसिटर भी यहीं पर होते हैं, ये हमारे। तो यहाँ पे आपको ऐसे बूस्ट कॉइल के ऊपर चेक करना है, टारगेट आपका क्या होना चाहिए, चार्जिंग आप लगा दिए हो तो टारगेट आपका होना चाहिए कि मुझे ऐसे बूस्ट कॉइल खोजना है जिसमें 2.05 वोल्टेज बनता हो। अब 2.05 बोले तो ये प्रैक्टिकली किसी मीटर में चेक करोगे तो इस प्रकार से भी बन सकता है और इस प्रकार से भी बन सकता है, तो उसको कम हो रहा है ये नहीं सोचना है ना, मैं पहले बता चुका हूँ। वो मीटर रखने के ऊपर, कई बार मीटर में या कई बार पावर ICयाँ भी थोड़ा बहुत कम आगे पीछे जो है वो रीडिंग देगा आपको। तो इस प्रकार से वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये चेक कर लिए। ये अगर बन रहा है तो पावर IC के द्वारा पहला सीक्वेंस तो चालू हो ही रहा है, ठीक है। फिर आपको दूसरा सीक्वेंस दिमाग में लेना है, ये वोल्टेज अगर ये दोनों बन रहा है तो आप CPU को किसी कोर सप्लाई के बनने की उम्मीद लगाओ, ठीक है। मान लो मैं चेक कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन डेड है जिसमें यहाँ पे मुझे ये 2.05 वोल्टेज मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं चेक किया तो यहाँ पे मुझे मिल गया 1.05 जैसा वोल्टेज यहाँ पे मिल गया, या 1.2 वोल्टेज मिल गया, या 1.0 वोल्टेज मिल गया। तो हमारा ये हमारा लो LDO है और ये हमारा HLDO है, ये भी ओके है और ये भी मेरा ओके है, ठीक है। तो अब आप उम्मीद करो कि जो APC वाला होगा, APC मतलब कि हमारा जो कोर प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर के लिए जो कोर वोल्टेज जो बन रहा होगा, यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, जो यहाँ पर वोल्टेज होगा 0.8, ठीक है, 0.7, 0.9, इस प्रकार से उसके जितने भी कोर के लिए सप्लाई जो जाता है वो इस प्रकार से होता है। CPU की कोर सप्लाई का वोल्टेज क्या होगा, 0.8, 0.7, 0.9, ठीक है, इस प्रकार से उसका वोल्टेज होता है। तो अगर ये वोल्टेजेस बनने लग गए, यहाँ पर भी ये बन रहे हैं, ठीक है, ये भी वोल्टेज बन रहे हैं। अब आप LDO को चेक कर लो, अगर ये सारे अगर बक कन्वर्टर आपका ओके दिखा रहा है तो आप LDO को उम्मीद लगाओ। LDO की सप्लाई मतलब कि ये 3.0, 2.8, 1.78, 0.8, 1.2, 1.0, इस प्रकार से वोल्टेज को चेक करोगे। अगर HLDO ठीक हो गया, LLDO ठीक हो गया, कोर सप्लाई ठीक हो गया, हमारा LDO भी ठीक हो गया,
तो फिर तो अब उसमें आप कहीं ना कहीं आपके फ़ोन में CPU से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर क्लॉक डिपार्टमेंट की कोई गड़बड़ी हो सकती है। क्लॉक डिपार्टमेंट मतलब कि हमारा जो क्रिस्टल है, 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल, 19 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल, 48 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल, ठीक है। तो क्रिस्टल से रिलेटेड कोई फॉल्ट हो सकता है। तो उस अगर इस प्रकार से सारे वोल्टेजेस बन रहे हैं, ठीक है, हमारा LDO बन रहा है, हमारा बक कन्वर्टर जो है वो चालू है, तो DC मशीन में चेक कर सकते हो कि रीडिंग क्या दे रहा है। USB टेस्टर में मतलब आजकल के जो 6 पोर्ट वाले जो चार्जर हैं उसमें, या 8 पोर्ट वाले जो चार्जर हैं, ठीक है, इसमें चेक कर सकते हो कि अब उसका रीडिंग क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसके रीडिंग के ऊपर रहेगा कि रीडिंग कितना दे रहा है, तो उसके हिसाब से आपको उसमें काम करना पड़ेगा। जैसे रीडिंग सपोज कि ऐसा होता है कि बहुत लो रीडिंग आ रहा है, आप DC मशीन में चेक कर रहे हो और DC मशीन में चेक करने के बाद इस प्रकार से रीडिंग दे रहा है मिली एम्पियर में, दस मिली एम्पियर के आसपास जा रहा है। किसमें? इसमें DC मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये सारे वोल्टेज अगर बन रहे हैं, हमारा LDO, बक कन्वर्टर, ठीक है, ये सारी चीज़ें बन रहे हैं, DC मशीन में चेक कर रहे हो तो अगर इस टाइप से रीडिंग दे रहे हैं, लो रीडिंग दे रहे हैं, तो हो सकता है आपका क्रिस्टल से रिलेटेड कोई फॉल्ट हो उसमें। मतलब कहीं ना कहीं आपका फ्रीक्वेंसी वगैरह या तो CPU को नहीं मिल रहा होगा, या मेमोरी IC को नहीं मिल रहा होगा, या पावर IC को नहीं मिल पा रहा होगा, ये फॉल्ट उसमें हो सकता है, ठीक है। और कई बार ये प्रॉब्लम आपके पावर IC को रिवॉल्व करने में, पावर IC को हीट करने में, मतलब कि सेक करने में, ठीक है, या CPU को हीट करने में, सेक करने में, या रिवॉल्व करने में फिर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। यही स्थिति होती है कि हमें CPU को जो है रिवॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल के जो फ़ोन हैं जैसे पोको X2, X3, X3 Pro, सैमसंग के डुअल लेकर, ठीक है, या सैमसंग के लेटेस्ट बहुत सारे फ़ोन हो गए, तो उन सब में इसी प्रकार से ही फॉल्ट जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसमें आपका प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज दोनों बनेगा। प्राइमरी मतलब कि आपका VPH, सेकेंडरी बोले तो आपका ये, ठीक है। तो ये सारे वोल्टेज उसमें बन रहे हैं, और उसके बाद आप USB टेस्टर में लगाओगे तो रीडिंग लेगा 0.1 मिली एम्पियर, है ना, 0.6 मिली एम्पियर। तो वो मैक्सिमम टाइम में आपके CPU का या मेमोरी IC का ही गड़बड़ी होता है, जिसमें रिवॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसमें सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ूं? अब देखो ये सारे वोल्टेज, अब थोड़ा सा मतलब ऐसा सोच लो कि आप वोल्टेज को देख पा रहे हो, है ना, आपके सामने स्लो मो वीडियो चल रहा है, ऐसा समझ लो कि आपने पावर बटन दबाया और ये जनरेट हो गया, ठीक है, ये जनरेट हुआ है। अभी फ़ोन आपका लोगो नहीं आया है, क्योंकि अभी सारे वोल्टेज बने बस हैं, अभी लोगो नहीं आया है। तो जैसे ये सारे वोल्टेज बनेंगे पावर IC के द्वारा, CPU को उसका रिक्वायरमेंट मिल गया, ठीक है, CPU को पूरा उसका रिक्वायरमेंट मिल गया, तो अब CPU क्या हो गया, हमारा अलाइव हो गया, जिंदा हो गया। CPU के पास अब दिमाग जो है उसका काम करना चालू किया। तो फिर I2C प्रोटोकॉल के माध्यम से जितने भी स्लेव हैं और मास्टर का, है ना, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, सभी चीज़ को एक एक करके CPU क्या करेगा, कंफर्म करेगा कि कौन कौन है कौन नहीं है, ठीक है। वो पहले ही बता चुका हूँ मैं, उसी चीज़ को इसमें जोड़ लेना I2C प्रोटोकॉल वाले को। तो वो काम होगा, I2C वो प्रोटोकॉल वाला काम होगा। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इसके कंट्रोल डिपार्टमेंट किसका, पावर IC का, हमारा PM का, और हमारा CPU का कंट्रोल डिपार्टमेंट CTRL, इन दोनों का कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या करेगा, अब चीज़ों को कंट्रोल में लाएगा कि पावर IC जिसने ये वोल्टेज किसको दिया, CPU को दिया, ये कंटिन्यूसली वोल्टेज को देता रहे, ठीक है। और CPU भी क्या करेगा, जब कंफर्म कर लिया कि भाई मुझे सारे वोल्टेज मिल रहे हैं, मेरे सारे स्लेव जिसको चालू होना है हो गया, जिसको नहीं होना है नहीं हो गया,
जैसा प्रोग्राम में लिखा गया है, अगर प्रोग्राम में ये लिख दिया गया है कि बिना नेटवर्क आईसी के या बिना कैमरे के, ठीक है, या बिना ऑडियो आईसी के फ़ोन को चालू होना है, तो प्रोग्राम में जो लिख दिया गया है तो वो क्या करेगा, सीपीयू उसको स्किप कर देगा, उसको छोड़ देगा कि ठीक है ऑडियो आईसी नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे फ़ोन को तो ऑन करना है। तो फिर सीपीयू क्या करेगा, उसको स्किप कर देगा, उस ऑप्शन को बंद कर देगा और ऑन होगा। तो ऑन होने के लिए सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले उस पावर आईसी को बोलता है कि जो जो वोल्टेज तुमने बनाया है उसको कांस्टेंट तुम बनाते रहो, उसमें मिली या माइक्रो सेकेंड का भी डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए दोनों के कंट्रोल डिपार्टमेंट आपस में जुड़ेंगे, यस और नो होगा। जैसे ये बोलेगा कि भाई मैंने अपना वोल्टेज सारा जो है जनरेट कर दिया है, वो किसको बताएगा, सीपीयू को बताएगा। सीपीयू अपना I2C प्रोटोकॉल से सब कुछ चेक किया, सब कंफर्म किया, तब वो पावर आईसी को बोलेगा ठीक है जो तू वोल्टेज बना रहे हो उस वोल्टेज को कंटिन्यूसली रखो, ठीक है। तो उसके लिए इसके द्वारा पीएम रीसेट नाम से वोल्टेज बनता है, जो कि पावर आईसी का कहना ये होता है कि मेरे तरफ से मेरा पावर सप्लाई पूरी तरह ओके है। तो उसके लिए पावर आईसी क्या करेगा, पीएम रीसेट नाम से वोल्टेज बनाएगा, जो कि 1.8 वोल्टेज का, और वो किसको मिलेगा, हमारे सीपीयू। तो सीपीयू देखो, सीपीयू को जरूरत की चीज़ें तो मिल गया है, एलडीओ से और बक कन्वर्टर से मिल गया, तो सीपीयू तो समझ गया है। फिर सीपीयू के पास अब दिमाग आ गया, तो ये भी देखेगा ना कि पावर आईसी की तरफ से क्या कहना है ना, कि पावर आईसी भाई पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, या पावर आईसी की किसी डिपार्टमेंट में शॉर्टिंग है, तो ऐसी स्थिति में फ़ोन को ऑन होने नहीं देना है। तो जब पावर आईसी का पूरा ठीक रहेगा तभी तो ये वोल्टेज बनेगा। अब ये भी वोल्टेज मिल गया कंफर्मेशन के लिए, जस्ट ये क्या कहेगा, कंफर्मेशन के लिए। तो सीपीयू को इधर से कोड सप्लाई मिला, ठीक है, और इधर से उसको 1.0 मिला, 1.8 मिला, 1.2 मिला, ऐसे करके, और सीपीयू के पास दिमाग आया, इससे वो कंफर्म किया कि हमारा पावर आईसी ओके है। तब जो है सीपीयू क्या करेगा, एक वोल्टेज निकालेगा, और ये वोल्टेज होगा, ये भी होगा 1.8 का, इसका नाम होगा पीएस होल्ड, ठीक है, पीएस होल्ड। ये पीएस होल्ड की लाइन किसको देगा, हमारे पावर को। अब इसका मतलब पावर आईसी क्या करेगा, ये जितना भी वोल्टेज बनाए हैं उसको कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। कंटिन्यू रखेगा बोलने का मतलब है वो चीज़ बंद नहीं होगा जब तक कि आप स्विच ऑफ ना कर दो, ठीक है, या बैटरी लो होकर फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ ना हो जाए, तब तक ये सेकेंडरी सप्लाई को जनरेट करके रखेगा, बनाते ही रहेगा उस चीज़, मतलब दिन रात काम करेगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, टीवी चल रहा है 4 घंटे से चल रहा है तो बंद कर दो, गर्म हो गया, लेकिन ये बंद ही नहीं होता है। हमारा फ़ोन हम महीनों सालों तक कंटिन्यूसली ऑन रखते हैं। वो पावर आईसी तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम स्विच ऑफ बटन ना दबाएं या बैटरी लो ना हो जाए, ठीक है, या किसी प्रकार की फ़ोन में कोई खराबी ना हो जाए, शॉर्टिंग जैसी चीज़ें, तब तक वो बंद नहीं होता। आया समझ में? लिखिए जो लिखना है। तो चलो अब इसके देखो, ये चालू होने के लिए तो हमारे वोल्टेज की चीज़ें हैं सभी की सभी। अभी यहाँ पे हमारा क्रिस्टल का भी रोल आएगा, ठीक है। तो क्रिस्टल के लाइनों को देखते हैं। तो क्रिस्टल की लाइनें कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर आपके फ़ोन में 19 मेगाहर्ट्ज़ का है क्रिस्टल, ठीक है, तो उसकी सारी फ्रीक्वेंसी किसके पास जाएगी, पावर के पास। उसकी सारी फ्रीक्वेंसी किसके पास जाएगी, पावर आईसी के पास जाएगी। अब ये 19 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसी को ये हमारा जो पावर आईसी है वो ज़रूरत के हिसाब से क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। सीपीयू को एक हमारा मैं एक दो फोन ऐसा देखा हूँ जिसमें ये बेसबैंड क्लॉक नहीं बनता है, ये बेसबैंड क्लॉक नहीं बनता है, तो फ़ोन जो है वो ईडीएल मोड में चले जाता है, ठीक है। ईडीएल मोड पोर्ट बनाने लगता है फ़ोन मदरबोर्ड में, उसमें कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखोगे
तो 9008, ठीक है, ये पोर्ट जो है वो बनाने लगता है। क्वालकॉम CPU है, 9008 जो है वो पोर्ट बनाने लगता है। फ़ोन डेड रहेगा, एक प्रकार से कोमा में जाएगा समझ लो। जिंदा रहेगा लेकिन हाँ, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ये अभी कहानी हो जाएगी। तो उसके लिए बेसबैंड क्लॉक है और एक हमारा स्लिप क्लॉक, ठीक है। स्लिप क्लॉक ये एक्चुअल में पुराने फ़ोन में होता था कि RTC क्रिस्टल लगता था बाहर में, इस प्रकार से RTC क्रिस्टल 2 पिन वाला जो है पावर IC के बगल में लगता था, और यही RTC क्रिस्टल जो है 32.768 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट करके पावर IC को देता था। लेकिन आजकल के पावर IC के अंदर इसको इनबिल्ड कर दिया गया, ये पावर IC के अंदर पहले ही रहता है, ठीक है। तो ये RTC क्रिस्टल की पूरी फ्रीक्वेंसी किसको मिलता है, हमारे CPU, और ये चीज़ सभी फ़ोन में होता है, ठीक है। तो इस लाइन में, स्लिप क्लॉक वाली लाइन में कितना होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, 32.768 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। ये चीज़ें इसके I2C प्रोटोकॉल की वजह से दिया जाता है, I2C प्रोटोकॉल वर्क कर सके इस वजह से दिया जाता है। इससे CPU को टाइमिंग का अंदाज़ा होता है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो कर पाता है, समय को समझ पाता है। जैसे अगर आप 20 लोग हो तो मैं बोलता हूँ कि तुम 4 बजे आना, तुम 4:02 में आना, तुम 4:03 में आना, तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट करो ना कि भाई 1 मिनट में मैं इनका काम करूँगा, 2 मिनट में इनका काम करूँगा, 3 मिनट में। तो जो टाइम का जो मैनेजमेंट हो रहा है, तो उसके लिए फिर ये हमारा स्लिप टाइम से रिलेटेड कुछ काम है। जैसे घड़ी भी है, तो घड़ी को भी वो चला रहा है, दिखा रहा है फिर डिस्प्ले में, तो उसके लिए स्लिप क्लॉक जवाबदार है, ठीक है। या जैसे आप स्टॉप वॉच ऑन कर रहे हो, तो उसमें भी टाइम का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भाई इतने देर तक जो है आप क्या किए हो उसकी टाइमिंग आप नोट कर रहे हो, अलार्म सेट कर रहे हो, तो इस टाइप की चीज़ें। तो टाइमिंग से रिलेटेड जो काम होगा किसके माध्यम से होगा, हमारे स्लिप क्लॉक के माध्यम से। जिस समय रीड हो रहा है, राइट नहीं करना है, राइट करना है, रीड, इस टाइप की जो भी काम हो रहा है उस समय भी टाइमिंग का ही बात हो रहा है, तो टाइम के लिए स्लिप क्लॉक, ठीक है। तो सारे वोल्टेज के अलावा बेसबैंड क्लॉक और एक हमारा स्लिप क्लॉक, 2 चीज़ें और CPU को मिलना जरूरी है, ठीक है। अब ये हुआ कंप्लीट एक CPU को चालू होने के लिए। अब इसमें ऐसा मत समझना कि सिर्फ हम बक कन्वर्टर ही देंगे और ये चालू होगा, उसके अलावा इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। LDO भी गया हुआ है, इसको भी नज़र में रखना। CPU के लिए कोर सप्लाई वगैरह के लिए तो बक कन्वर्टर से तो हम दिए, क्योंकि उसमें इनमें बक कन्वर्टर में क्या होगा, हाई एम्पियर होगा, वोल्टेज कम होगा, लेकिन एम्पियर जैसे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, इस टाइप से इसमें होते हैं। कोर सप्लाई को मतलब CPU के कोर को वोल्टेज से ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए हम उसको बक कन्वर्टर से देते हैं। और उसके अलावा CPU को वोल्टेज जैसे 1.8, 1.2, 1.0 वोल्टेज भी पावर IC से दिया जाता है। ये इनमें से भी कोई वोल्टेज कटा तो भी CPU आपका डेड हो जाएगा, CPU मतलब फ़ोन बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो अभी इसमें फ़ोन को एक्चुअल में चालू होने के लिए यहाँ पे मेन चार्जिंग IC की अभी भूमिका नहीं है। चार्जिंग IC का आपको कब देखना पड़ेगा, जब इसके PG लाइन को, चार्जिंग IC की कौन सी लाइन को देखना, बस आपके यहाँ पे अगर BQ सीरीज का भी है तो PG लाइन, ठीक है, जो पावर गुड। अगर BQ सीरीज का है, देखो एक मिनट थोड़ा सा सुधारूंगा मैं, अगर BQ सीरीज का चार्जिंग IC लगा हुआ है जो कि हमारे 5V में है, तो फ़ोन डेड कंडीशन में इसको नहीं देखना है आपको, किसको, PG लाइन को। BQ सीरीज की चार्जिंग IC में PG लाइन का मैक्सिमम काम सिर्फ चार्जिंग को दिखाने के लिए ऑफ कंडीशन में ये उपयोग में लिया जाता है। क्या करने के लिए, चार्जिंग दिखाने के लिए। जैसे फ़ोन हमारा स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ है तो चार्जिंग लगाओगे तो CPU को चालू होना पड़ेगा ना, तब जाके तो वो चार्जिंग का लोगो लेके आएगा, डिस्प्ले में ग्राफिक बनाएगा, लाइट सेक्शन चालू होगा, ये चीज़ें होगा कि नहीं होगा। और उसके अलावा भी आप जैसे पावर बटन को एक बार प्रेस करो तो फ़ोन आपका डिस्प्ले चालू होता है, लॉक भी हो जाता है, पता नहीं होता है।
तो सीपीयू को चालू होने के लिए पावर आईसी को ट्रिगर भी करना पड़ेगा। तो ट्रिगर करने के लिए इस पीजी लाइन का उपयोग किया जाता है स्विच ऑफ के दौरान। ठीक है, ऑन के दौरान तो आईएनटी लाइन का उपयोग करते हैं कि चार्जिंग लगा है या नहीं लगा है, उसके लिए चार्जिंग के द्वारा आईएनटी लाइन से पावर आईसी को ट्रिगर करके या सीपीयू को ट्रिगर करके बताया जाता है कि चार्जिंग लगा है या निकल गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बीक्यू के अलावा अगर यहीं पे पीएमआई सीरीज का कोई चार्जिंग ऐसी हो तो ऐसी स्थिति में फिर पीजी लाइन जरूरी हो जाता है। पीजी लाइन आपको देखना ही पड़ेगा। पहले चार्जिंग ऐसी को पूरी तरह ओके होने के लिए आपको कौन सा लाइन को, इस पीजी लाइन को चेक करना जरूरी है। पीजी लाइन के द्वारा अगर पीएमआई सीरीज का है तब पीजी लाइन सीधा किसमें आएगा, हमारे पावर आईसी में। और पीजी लाइन में अगर कुछ फॉल्ट रहा तो सेकेंडरी सप्लाई जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि पावर आईसी जैसे अपने पूरा ओके होने का मैसेज किसको देता है, सीपीयू को देता है। कौन सी लाइन से, पीएम रीसेट वाली लाइन से। तब जाके सीपीयू जो है वो ये लाइन को जनरेट करता है, पीएस होल्ड वाली लाइन को। तो ये लाइन तभी जनरेट होगा जब ये लाइन चालू होगा। ठीक है, मतलब हमारा रीसेट वाली लाइन में अगर कुछ गड़बड़ी आ गया तो ये भी नहीं बनेगा। या हमारे कोई बग काउंटर में गड़बड़ी आ गया या कोई एलडीओ में गड़बड़ी आ गया तो ये लाइन तो जनरेट हो सकता है। अगर बग काउंटर और एलडीओ सपोज कि ये लाइन हमारा ओपन हो गया है, ये दोनों लाइन ओपन हो गया है, लेकिन ये अपने तरफ से तो ये एलडीओ को बनाया ना, एलडीओ को बना दिया। अब ये लाइन ओपन है तो ये इसमें तो कोई फीडबैक है नहीं, तो ये पावर ऐसे तो समझ नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में रीसेट तो बन जाएगा, अब सीपीयू को भी मिल जाएगा, लेकिन सीपीयू क्या नहीं करेगा, ये चीज़ को नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीपीयू के हिसाब से अभी ये नहीं मिला है और सीपीयू तो डेड ही पड़ा रहेगा, सीपीयू ही जिंदा नहीं हुआ है। तो सीपीयू तो एक बार इनिशियली इंटरनली जब इसका दिमाग काम करने लगता है, ये जिंदा हो जाता है, उसके बाद ही ये इसको जनरेट करता है। तो वैसे ही पावर आईसी अगर किसी फ़ोन में पीएमआई आईसी लगी हुई है, मतलब चार्जिंग आईसी या डीसी टू डीसी कन्वर्टर पीएमआई सीरीज का चार्जिंग आईसी लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जब तक कि इसको वीपीएच मिलने से ही ये ट्रिगर नहीं होगा। इसको क्या मिलना चाहिए, पीजी मिलना चाहिए, पावर गुड, मतलब चार्जिंग आईसी की तरफ से ओके होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक डायग्राम आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो ये तो हो गया हमारा बक कन्वर्टर वाला डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख लीजिए जैसे पावर फॉर एमएसएम मॉडेम। मॉडेम मतलब कि जो आपका मॉड्यूलेशन जहाँ पे RX और TX का प्रोसेसर हो, नेटवर्क सेक्शन को संभालने के लिए हमारा बेसबैंड आईसी होता है। ठीक है, या बेसबैंड प्रोसेसर बोल सकते हो आप, वो चीज़ें होता है। फ़ोन को रन करने के लिए या किसी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपका APCPU होता है, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसर। ठीक है, तो उसी के लिए देखो ये APC एप्लीकेशन प्रोसेसर, उसकी कोर सप्लाई है ऐसा। अब ये MSM कोर प्लस GRA, मतलब जो आपका ग्राफिक सेक्शन, CPU में ग्राफिक कार्ड होता है ना, अब इसमें किसी भी प्रकार का ग्राफिक्स बनना होगा, कैमरे से बनना होगा, डिस्प्ले में बनना होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये GRA मतलब ग्राफिक्स। ठीक है, कोर मतलब आपके CPU की कोर सप्लाई, एक प्रकार से CPU को हाथ समझ सकते हो। ये दोनों जो है ये हमारा HLDO और एक हमारा ये HLDO है, एक हमारा LLDO लोअर LDO। ये तो पावर ऐसी अपने लिए स्वयं बनाएगी ताकि ये LDO को जनरेट कर सके, कैमरा के LDO को, वाईफाई के LDO को। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे LDO हैं, 1.8 हो गया। इसके बाद इसकी कंट्रोल सेक्शन को एक बार दिखा देता हूँ मैं। जितने भी GPIO
मतलब जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट होता है, MPP मतलब मल्टीपर्पस पिन। तो ये सारे पिन ना सेकेंडरी चीज़ें हैं, मतलब फ़ोन के ऑन होने के बाद ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। ये है हमारा कंट्रोल डिपार्टमेंट। देखो ये क्रिस्टल, सिंपल सा क्रिस्टल में हम वोल्टेज इन करते हैं, उसके लिए आउट कर रहे हैं, और इसका फ्रीक्वेंसी 19.2 मेगाहर्ट्ज इसमें इनपुट कर रहे हैं। कीपैड पावर एन है ना, कीपैड पावर एन, पावर मतलब पावर की है, वो पावर बटन वाली लाइन है, ऑन ऑफ बटन वाली लाइन। SYS ओके PMI 8937। अब यहाँ पे हालांकि BQIC यूज किए हैं, इसमें कौन से ऐसे किए हैं, BQIC यूज किए हैं। तो ये हमारा चार्जिंग IC का जो PG लाइन है वो है। PM पावर ऑन रीसेट, PM पावर ऑन रीसेट। ये देखो MSM PS होल्ड, PM रीसेट इन, यही चीज़ें हमारी कंट्रोल लाइन है। अभी ये समझा रहा हूँ, बाकी तो उसके पहले सभी लाइन को देख लो। देखो ये BBCLK, ये वाली 6 नंबर की पिन है। एक हो गया स्लिप क्लॉक, ठीक है, 32.768 मेगाहर्ट्ज। पावर IC का और CPU का कम्युनिकेशन हमेशा SPMI क्लॉक और SPMI डाटा से होता है। नॉर्मल SCL और नॉर्मल SDL नहीं लिखा होता है, उसमें क्या लिखा होता है, SPMI क्लॉक और SPMI डाटा। चार्जिंग IC भी आपका जैसे PMI सीरीज का होगा, PMI सीरीज का PMI 8940, PMI 8952 इस प्रकार से होगा। तो उसमें भी ये दोनों लाइनें जाएंगी। कौन सा, SPMI क्लॉक और SPMI डाटा, ठीक है। ये पावर और CPU के बीच कम्युनिकेशन होने वाली लाइन है। चलो देखते हैं ये कीपैड पावर एन। देखो ये कीपैड पावर, ये डायोड लगा, डायोड लगने के बाद देखो ये लाइन सीधा है, फिर कीपैड पावर एन इसमें आएगा। देखो ये चार्जिंग इसमें आ गया, ठीक है। अब इस साइड को कॉपी करेंगे, तो ये लाइन हमारा देखो ये पावर की सिंबल था, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जैसी बटन दबाते हो तो वो क्या होता है, ग्राउंड के सामने, ठीक है। सभी में सीरीज में 1-1 किलो ओम के रजिस्टर। ये लाइन आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि PMI IC इसमें है नहीं। इस लाइन की बात करें हम 143 लाइन की, जिसमें SYS ओके PMI 8937, इसमें तो BQIC लगी हुई है। तो अब ये लाइन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये लाइन है ही नहीं। एक प्रकार से NCA समझ लो आप Redmi 5A में, क्योंकि इसमें BQ सीरीज की IC लगी हुई है। PM पावर ऑन रीसेट, ये आ गया CPU के पास। PM पावर ऑन रीसेट, ठीक है। MSM PS होल्ड, फिर आ गए हम CPU के पास। देखो ये MSM PS होल्ड, ये लास्ट में जनरेट होने वाली लाइन है, जो CPU के द्वारा किसको मैसेज दिया जाएगा, हमारे पावर IC को। अब ठीक है, तो चालू हो गया 1370, ठीक है। तो फिर कंटिन्यू रख वोल्टेज को, PM, ठीक है। रेसिंग इन, ये हमारा जो फ़ोन को हार्ड रीसेट करते हैं, या जिसको बूट की बोलते हैं फ़ोन का, हार्ड रीसेट करते नहीं करते हैं फ़ोन को, पता तो है ना वो चीज़। वॉल्यूम अप या डाउन से मोबाइल को हम रीसेट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं।
तो ये वाली लाइन है, ये वॉल्यूम अप या तो वॉल्यूम डाउन हो सकता है। देखो वॉल्यूम डाउन है इसमें, पीएम रीसेट इन। अब इस फ़ोन में आप पावर बटन को दबाए रहोगे और वॉल्यूम डाउन को दबाए रहोगे तो फ़ोन आपका रिकवरी मोड में चले जाएगा। फ़ोन स्विच ऑफ किए, स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन को दबा दिए, फिर पावर बटन को दबाओगे तो लगभग 7 सेकंड बाद वो जो है चालू होगा, तो वो रिकवरी मोड के साथ में जो है वो चालू होगा। बूट हो। हाँ ठीक है। तो ये इसके द्वारा जो लाइन निकला है, ठीक है, ये पीएम रीसेट अभी बताया ना, ये वही लाइन है। मतलब एआईसी का पहचान है, समझ लो। अगर पीएम रीसेट बन गया तो पावर सेक्शन, मतलब कि पावर आईसी हमारा पूरा ओके है, ठीक है। अभी यही बात बताया ना कि पावर आईसी को लगेगा कि भाई पावर आईसी पूरा ओके है, पावर आईसी के सारे वोल्टेज जनरेट हो गए, तो उसके बाद लास्ट में तो ये 182 में ये जनरेट होगा हमारा पीएम रीसेट। अब ये किस में जाएगा, सीपीयू। और सीपीयू को ये वोल्टेज मिलने के बाद फिर सीपीयू जो है वो अगर लगेगा कि भाई सीपीयू की तरफ से चेकिंग वगैरह सब हो गया, कंफर्म हो गया, तब जाके वो पीएस होल्ड जनरेट करेगा। पीएस होल्ड जनरेट करके ये एमएसएन, ठीक है, पीएस होल्ड ये आएगा इधर, इसमें जब जैसे ही इसको मिलेगा तो ये उसको कंटिन्यू बनाते रहेगा। उसके बाद हमारा फ़ोन में लोगो आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप पावर बटन दबाए हो तो इतनी सारी चीज़ें होता है, और लास्ट में कौन होगा, लास्ट में ये होगा आपका 129 में वोल्टेज बनेगा, ठीक है। इस टाइप का जब चार्जिंग ऐसी लगा होगा ना, इसमें PMI 8952 चार्जिंग ऐसी लगा हुआ है। ये DC टू DC कन्वर्टर, चार्जिंग ऐसी, उसके अलावा आपका ग्राफिक आईसी, लाइट आईसी, वाइब्रेटर के लिए, ठीक है, फ्लैश के लिए, सब आईसी हैं इसमें। तो इस टाइप की आईसी अगर है किसी फ़ोन में तो फिर इस आईसी के द्वारा कंफर्मेशन मिलना ज़रूरी है, किसको, पावर आईसी को। दोनों टाइम में, चार्जिंग के दौरान भी और स्विच ऑफ फ़ोन रहेगा उस दौरान भी, पावर बटन प्रेस करोगे उस दौरान भी, हर बार पावर आईसी को इस आईसी के द्वारा कंफर्मेशन मैसेज जाना ज़रूरी है। मतलब इस आईसी के द्वारा इसका जो पीजी की लाइन, दूसरे पार्ट में ये तो है, ये पी गोल्ड एस बाई एस ओके 103 नंबर में, ठीक है। 2 PM PON पावर ऑन रीसेट, ये सिस्टम ओके PMI 8952। अगर फ़ोन स्विच ऑफ है, अब पावर बटन प्रेस करोगे तब भी यहाँ पे 1.8 जनरेट होता है। फ़ोन स्विच ऑफ है और जैसे ही आप चार्जिंग लगाओगे तब भी यहाँ पे 1.8 जनरेट होगा, दोनों कंडीशन में। अगर यहाँ पे 1.8 जनरेट नहीं हुआ तो समझ जाना या तो ये आईसी ख़राब है या इस आईसी से रिलेटेड कोई बाइसिंग लाइन शॉर्टिंग है। बाइसिंग लाइन बोलने का मतलब है जैसे इसका VPH लाइन शॉर्ट हो, या कोई जैसे इस प्रकार से कैपेसिटर लगे होते हैं ना, जैसे ये जैसे VARB करके जो कैपेसिटर, मान लो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो, तो इस टाइप से इसके बाइसिंग कैपेसिटर बोलते हैं। बायस में निकला हो है ना, मतलब बाहर में जो निकला है कैपेसिटर फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए, उसको बाइसिंग कैपेसिटर बोलते हैं। तो इस प्रकार से कोई लाइन अगर शॉर्ट रहेगा इससे जुड़ा हुआ
तो भी पावर गुड वाली लाइन में 1.8 जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस फ़ोन की बात करें तो इस फ़ोन में इस प्रकार से होगा। इस फ़ोन में चालू होने के लिए अब हमारा PMI भी प्रॉपर उसका हाथ होना चाहिए। फिर ये PM, फिर ये हमारा CPU या इसको SOC। तो इसके द्वारा VPH बनेगा, ये तो तय है। VPH बन के पावर IC में जाएगा, एक बार नहीं कई बार जाएगा। इसके अंदर जितने बक काउंटर LDO हैं उसके हिसाब से इनपुट होगा। ठीक है, ये हमारा VPH की लाइन, उसके बाद ये हमारा VBAT की लाइन हो गई। तो बैटरी का जो वोल्टेज है, ठीक है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो इसमें आएगा, इसमें से घूम के यहाँ पे जाएगा, फिर ये पावर IC को मिला। अब पावर बटन की बात करें तो पावर बटन इन दोनों से मिलके बनता है, इन दोनों से मिलके बनेगा। ये आगे जाएगा, ये हमारा ऑन ऑफ की। अब जैसे पावर की आप प्रेस किए हो तो प्रेस करने के बाद ये सेकेंडरी सप्लाई बनाए, ये उम्मीद आपको नहीं लगाना इस फोन में जब तक कि इसको PG ना मिले। मैं एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, कम बना रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। अब पावर की, अब मैं पावर की को जैसे ही प्रेस करोगे, इसको जैसे ही आप प्रेस किए तो प्रेस करने के बाद अब फ़ोन ऑन नहीं होगा। इसमें क्यों ऑन नहीं होगा? क्योंकि इसके द्वारा अभी PG की लाइन इसको नहीं दिया गया है। इसको इस IC को ऑन होने के लिए पावर बटन से ट्रिगर होना बस जरूरी नहीं है। VPH तो मिल रहा है, VPH तो कंपलसरी मिल ही रहा है, लेकिन चालू होने के लिए ये वोल्टेज भी चाहिए, क्योंकि ये IC पीछे भी देखेगा कि भाई पीछे मेरा जो है चार्जिंग IC वो ओके है या नहीं है। तो इस IC के द्वारा ओके का मैसेज इसी लाइन से दिया जाता है कि इसको पावर IC का। इस IC में बहुत सारे पिन है ना, चार्जिंग का, लाइट आपका, ग्राफिक का, लाइट का, उसके अलावा बाइसिंग की कुछ लाइनें हैं। तो सब तरफ का इसके तरफ से ओके का मैसेज इस लाइन से किसको दिया गया? पावर को। तो पावर IC को यहाँ से ओके का मैसेज मिला, यहाँ से इसको मिला कम से कम 3.6 या तो 3.7 वोल्टेज मिला। यहाँ से ओके का मैसेज मतलब कि 1.8 मिला, और यहाँ से लॉजिक लो हुआ। यहाँ से क्या हुआ? लॉजिक लो हुआ। क्वालकॉम IC वाले में यहाँ पे 1.5 या 1.7 या 1.8 वोल्टेज होता है, किसमें? पावर की में। तो जैसे आप पावर की प्रेस करोगे तो यहाँ लॉजिक लो होगा, मतलब ये वोल्टेज क्या हो जाता है? 0। अब ये वोल्टेज 0 होगा और पावर बटन आप प्रेस किए तो यहाँ पर भी तो लाइन 0 होगा ना, यहाँ पर भी। तो अगर ये IC के द्वारा अगर पूरी तरह सारी सप्लाइयाँ ओके होगा, ये सभी चीज़ें ओके होगी, ग्राफिक्स, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, सब चीज़ अगर ओके होगा, किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं होगी, तो ये IC यहाँ से 1.8 वोल्टेज आउट करके किसको देगा? पावर को। अब पावर IC को यहाँ से 1.8 मिला और यहाँ से लॉजिक लो हुआ, तब पावर IC यहाँ पे जो इनपुट में VPH आया हुआ है उसको सेकेंडरी सप्लाई का सीक्वेंस को जो है वो चालू करेगा। सबको तो वोल्टेज मिला हुआ है, हमारे S1 को मिला हुआ है, S2 को, S3 को, S4 को, सभी को मिला हुआ है। अब इसके सीक्वेंस के हिसाब से ये सभी को जो है वो चालू करते चलेगा। पहले जैसे हायर LDO को चालू कर दिया, ये ओके हुआ, फिर ये लोअर LDO को वो कर दिया, फिर बक कन्वर्टर में से किसी को कर दिया, फिर किसी को कर दिया, फिर हमारा 1.8 चालू हो गया, 1.5 चालू हो गया। इस प्रकार से सारे सीक्वेंस जो है वो चालू होंगे 1 बाय 1।
जब सारे वोल्टेज सीपीयू को मिल जाएंगे, ठीक है, सारे वोल्टेज जैसे सीपीयू को मिल जाएंगे, इस प्रकार से सारे वोल्टेज जब सीपीयू को मिल जाएगा तो सीपीयू का दिमाग एक प्रकार से आ गया, ठीक है। अब ये एक प्रकार से जाग गया, समझ लो सोया हुआ आदमी है जैसा, ये जाग गया। अब ये जागा हुआ है, जब तक ये जागा तब तक इसका सारा सीक्वेंस चालू हो गया, अपनी तरफ से सारा चीज़ रिलीज किया ना, तभी जाके ये जाग गया। तो जब इसका सारा चीज़ रिलीज हो गया तो ये पीएम रीसेट के नाम से इसको क्या देगा, पीएम रीसेट 1.8 वोल्ट, ठीक है। मतलब अपने तरफ से क्या दिया, इसको मैसेज दिया, ये मैसेज दिया कि मेरे तरफ का सारा पावर सीक्वेंस ओके है, ठीक है। जिसमें देखो PMI सीरीज की अलग अलग आईसियाँ हैं और इसका भी रिक्वायरमेंट रहता है। तो कुछ फ़ोन ऐसे भी देखने को मिलेंगे, कुछ आईसियाँ जैसे PMI 632 के साथ में ऐसा होगा आगे चल के। ये नोट 4X की बात करें, नोट 4X में PMI 8952 है। ये नंबर जब चेंज होता है तो इस आईसी का भी रिक्वायरमेंट हो जाता है कि मैं अपना ओके का मैसेज इसको तो दिया हूँ लेकिन अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, तो ये आईसी वही पीएम रीसेट की लाइन को इसको देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका रिक्वायरमेंट है कि भाई मैं अपनी तरफ से दिया लेकिन तुम मुझे रिप्लाई नहीं करोगे, फिर मैं सारा वोल्टेज को काट दूंगा, इसका कहना हुआ। तो यहाँ पे इसके PS होल्ड बन जाता है, ठीक है, पावर सीक्वेंस होल्ड। इसका पावर सीक्वेंस अब क्या हो गया, होल्ड। अब ये कंटिन्यू वीपीएच को सही वोल्टेज और सही एम्पियर के साथ में बनाएगा, ठीक है। उसमें गिरावट नहीं करेगा वोल्टेज में, या स्विचिंग वगैरह होगा तो उन सब चीज़ों में कुछ भी एरर नहीं देगा। तो अगर इसका रिक्वायरमेंट है तो PS होल्ड के मतलब, अब देखो इसका मैसेज ओके का मैसेज, इसके लिए तो ओके का मैसेज हो गया, इसके लिए तो ओके, मैं पावर ऐसी बोलता है कि मैं तो ओके हूँ, ठीक है। लेकिन यही पावर ऐसी ओके बोल रहा है तो इसके लिए क्या बन गया, होल्ड का मैसेज हो गया, ठीक है। जैसे छतरी को अपन बनाने जाते हैं DTH वाला, तो हमारे तरफ से भाई सिग्नल आगे बोलेंगे तो वो क्या करेगा, उतने में होल्ड करेगा नहीं करेगा, उतने में उसको फिट कर देगा, टाइट कर देगा। तो उसी प्रकार से इसका भी है। फिर अगर CPU का I2C प्रोटोकॉल कहता है कि बाकी के स्लेव चालू है, बाकी के सारे स्लेव ओके हैं जैसा प्रोग्रामिंग में लिखा गया होगा, उसके बाद फिर CPU के द्वारा PS होल्ड का मैसेज इसको मिलेगा, पावर को PS होल्ड, ठीक है। और कुछ एक आईसियाँ ऐसी भी है जैसे PMI 632 जैसे मैं बताया, तो CPU के द्वारा इसको भी होल्ड करवाया जाता है। ये लाइन इसमें भी आता है, इसमें आएगा, इसमें, लेकिन ये आपको जिसमें दो पावर ऐसी वाली बात होगी ना वहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सब में नहीं होता है, वो आगे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, अभी इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, एक BQ के साथ में और एक हमारा PMI सीरीज की जो चार्जिंग ऐसी है उसके साथ में, ठीक है।